हाय व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज का पॉडकास्ट और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं लक्ष्य सर। लक्ष्य सर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच शशांक जी, थैंक यू सो मच। प्लेजर, इट्स माय ओन प्लेजर। तो जितने भी लोग फाइनेंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है फाइनेंसेस से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड हो सकता है, एक बहुत एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी। बट अगेन लक्ष्य सर, अगेन मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को वो की वैल्यू देने की जरूरत समझी जो कि आज के टाइम पे मिसिंग है। बहुत सारे ना मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे माइंड में रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो मैं चाहता हूं उससे पहले एक थोड़ा सा आप एक बैकग्राउंड चीज हमें बता सकते हैं जिससे हमारी ऑडियंस आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। या देखो, मेरी शुरुआत ना ट्रेडिंग में ऐसी हुई जैसी एक नॉर्मल एक यूथ की होती है, एक अट्रैक्शंस। स्टॉक मार्केट्स की तरफ एक अट्रैक्शन था शुरू से ही कि क्या यहाँ पे हम किस तरह से पैसा बनता है स्क्रीन को देखे, कैसे ट्रेडिंग होती है। फॉर्चुनेटली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी जो स्टॉक मार्केट में मुझे एक फॉर्मल एजुकेशन मिल पाई। राइट आफ्टर 12th आई स्टार्टेड अ फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन में कमी क्या थी? एक प्रैक्टिकलिटी की। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, दैट प्रैक्टिकलिटी पार्ट वाज मिसिंग। मतलब उस टाइम पे NISM की मैं बात करूँ, सेबी का जो एक इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश हुआ था और उसने जो ये सर्टिफिकेशंस एग्ज़ाम होते हैं वो लॉन्च करने शुरू करे थे। तो वी वर अमंग दी बिगनर्स जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेशंस देने शुरू करे थे। उससे पहले ना कुछ सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने उसकी स्टार्ट करी। पर उसके बाद भी यार लगा कि सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब उन्हें अप्लाई कहाँ करें। अब ट्रेडिंग में क्या है कि आपका रॉ मटेरियल इज व्हाट, रॉ मटेरियल इज योर कैपिटल। अब बीइंग अ स्टूडेंट आप कैपिटल कहाँ से लाएंगे? आप कितना, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कलेक्ट कर लोगे अपने पेरेंट्स से मांग के, वो भी अपनी पॉकेट मनी को साइड करके। पर कोई ऐसी जगह तो थी नहीं यार जो मैं उसको अपनी ट्रेनिंग को अप्लाई कर सकूँ बिना इस डर के कि यार मैं अपना पैसा जला सकूं। कोई मुझे ऐसा कोई प्लेस नहीं मिला। मैं ब्रोकिंग फर्म्स में गया तो वहाँ पे देवर आस्किंग कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या ट्रेडिंग है, आपको क्या कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। देवर नॉट रेडी टू इंगेज मी ऑन देयर ट्रेडिंग डेस्क। तो ऐसी क्या कोई जगह थी? तो मुझे कुछ उसका आंसर मिला ही नहीं। फैमिली बैकग्राउंड भी आपको कोई ट्रेडिंग में नहीं था? नो, नथिंग। नोबडी वाज देयर। सो कितना हार्डशिप, कितना चैलेंज रहा होगा। एक तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जहाँ फाइनेंसेस की भी इतना कैपिटल नहीं है, मुझे समझाने के लिए नहीं है, प्लस इंटरनेट पे उस टाइम पे विजिबिलिटी बहुत कम थी, बहुत कम थी, बहुत। राइट। सो कितना हार्डशिप आपके लिए रहा वो चैलेंज को फेस करना? देखो, मेरे लिए जितना हार्डशिप रहा कि अगेन मैंने फिर वही गलतियां करी। मैंने गलतियां करनी शुरू कर दी। अच्छा। कि अपने एड्स देखे, कुछ दोस्तों से, यार दोस्तों से सलाह ली, उनका ट्रेडिंग अकाउंट था। तो अल्टीमेटली छोटे छोटे ट्रेड्स करके अपना पैसा जलाने लगा। ठीक है, कभी कुछ ऑप्शंस में ट्रेड्स ले लिए, कभी इक्विटीज़ में ट्रेड्स ले लिए। हालांकि प्रैक्टिकल उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज थी, ये पता था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे किस ब्रोकर के यहाँ खुलवाना है। पर जो सबसे ज़्यादा मिसिंग था वो प्रैक्टिकलिटी, साइकोलॉजी पार्ट मेरा मिस हो गया। तो उस वजह से मुझे ये लग रहा था कि मुझे सब कुछ आता है। पर जब एक्चुअली मैं उस स्क्रीन पे बैठा, जब मैं काम करने बैठा, जब मुझे मेरी सच्चाई पता चल गई कि मुझे क्या आता है और मेरे में क्या मेजर लैकिंग है, किस चीज़ की कमी थी। सो दैट वाज अ टेक अवे। वो चीज़ आपने प्रैक्टिकली सीखी। और मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के टाइम पे या स्टॉक एक्सचेंज के टाइम पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही इज मोर ऑफ द 90% ऑफ द पार्ट। यस, है ना? सो क्या आज मैं बोल सकता हूँ कि जो लक्ष्य सर हैं वो स्टॉक मार्केट के एक लेजेंडरी, मतलब काइंड ऑफ नॉलेज टर्म्स बहुत ज़्यादा रखते हैं कंपैरेटिव टू द अदर पीपल हु आर शोइंग इनटू द सोशल मीडिया? यार ये देखो, अगर आपने स्टॉक मार्केट में एक ये सोच लिया ना कि यार मुझे सब कुछ पता है, तो ईगोइस्टिक आप जब हो जाते हो ना, तो दैट इज़ योर एंड गेम। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप रोज़ नया सीखने को मिलता है और आपको अपनी साइकोलॉजी पे वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को एक हाई लेवल दे दिया कि दैट इज़ मी और ये स्टॉक मार्केट मेरे से एक नीचे है, तो आपका गेम ख़त्म होना शुरू हो जाता है वहाँ से। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। यू हैव टू ऑब्जर्व मैनी थिंग्स कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है और आपको वहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट कैसे बनानी है। दैट इज़ ऑल साइकोलॉजी। कोई आप मैंने यही समझा अपनी जब मैंने गलतियों से अपने सीखा कि यार कोई स्ट्रेटजी, कोई चार्ट्स, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी। आप अपने को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि यार मैं मार्केट से लड़ाई करूँगा, मैं इससे पैसा। आप अपनी हार भी स्वीकार करो, आप अपनी विन भी स्वीकार करो और आप अपनी एक्टिविटी से सीखो। तो वो सीखने के लिए मैंने तो अपना स्ट्रगल खुद करा। मैंने तो अपनी
रिपोर्ट्स जब बनाई तो खुद अपनी तरीके से बनाई, मुझे कोई गाइड करने वाला स्पेसिफिक नहीं था कि भाई ये गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां कर रहे हो, अपनी गलतियां करके सीखा। तो उन क्या कोई ऐसी जगह हो सकती थी कि वो गलतियां मुझे बताई जाती, या मैं जो अपना पैसा अननेसेसरी स्पेंड कर रहा था, वेस्ट कर रहा था, क्या वो उस वेस्टेज से मैं बच सकता? तो वो जवाब था नहीं। एज सच सिखाने वाले थे उस समय भी कि आपको कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई फलाना चीज़ बता दी, पर अल्टीमेटली वो कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कहाँ करोगे? उसके लिए यू वांट कैपिटल। Okay. So why do you that was think the harsh reality. that was the harsh reality that you have faced that and you came over and acquired that? That's the best as an inspiration you can give the example to others, right? Yes. So आज आप देखते हैं कि beginners mistakes बहुत करते हैं. So आपका observation उस पे क्या रहता है? बिगनर्स की सबसे पहले देखो जो थिंकिंग होती है ना आजकल, तो जेन ज़ी की और जो मतलब थिंकिंग हो गई कि क्विक बक्स होने चाहिए, बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा एक पेशेंस आपका एक पेशेंस टेस्ट करता है। तो यू नीड टूल्स, आपको अपने एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक टूल्स चाहिए जो आपको प्रैक्टिस से मिलते हैं। गलती दूसरी क्या होती है, लोग यहाँ पे सीरियसली नहीं होते हैं कि भाई वर्चुअल है, अपना कुछ जान ही रहा, लेकिन वही चीज़ वो फिर रियल पे भी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आप अपनी साइकोलॉजी को उस तरह से बैलेंस कर लेते हो कि मैं जो ये वर्चुअली कर रहा हूँ ये ही रियलिटी है, और फिर उस रिपोर्ट्स को आप एनालाइज करते हो। हमारे पास ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं बच्चों की कि भाई हमसे पूछा जाता है कि सर फलाना में ट्रेड करें, फलाना में ट्रेड करें, तो वो जब बच्चा अपनी रिपोर्ट देख लेता है उसको आंसर खुद ही मिल जाता है। तो हम किसी को कोई एडवाइस नहीं देते हैं कि आप फलानी स्क्रिप्ट में ट्रेड करें, आप फलानी स्क्रिप्ट में। भाई आपको जो आता है, आपको जो पसंद है, आप उसमें ट्रेड करो, आपके रिपोर्ट्स आपको खुद बता देंगी। दैट इज़ वी कॉल ट्रेडर बिहेवियर एनालिसिस, कि आपने जो काम करा वो कितना सक्सेस हुआ, कितना फेल हुआ, उस सक्सेस और फेलियर के रेशो को समझो। हम उसमें स्ट्राइक रेट्स, एक मेजरमेंट होता है स्ट्राइक रेट्स, हम लोग उसमें मेजर करते हैं कि आपका विन टू लॉस रेशोस कितना हुआ, आपका एवरेज होल्डिंग टाइम कितना हुआ, आप अगर लॉस वाले ट्रेड्स में थे तो उसमें आपका एवरेज होल्डिंग टाइम कितना था, आप विन वाले ट्रेड्स में थे तो उसमें एवरेज होल्डिंग टाइम क्या था, और ओवरऑल आपका एवरेज होल्डिंग टाइम क्या था। आपके जो विन वाले ट्रेड्स हैं उनमें एवरेज प्रॉफिट्स कितना था, आपके जो लूज वाले ट्रेड्स हैं उनमें एवरेज लॉस कितना था। तो एक तरह से वो आपकी पूरी साइकोलॉजी आपके आगे रख देती है वो रिपोर्ट जो होती हैं। उन रिपोर्ट्स को लेके हम बहुत सीरियस होते हैं। Okay. तो रिपोर्ट्स ही हैं जिनके बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट्स जैसी प्रोफेशन को, फील्ड को आगे ले जा सकते हैं। दैट इज़ स्ट्रेटजीज, स्क्रिप्ट सिलेक्शन, स्कैनिंग, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी। अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपका फोर्टे क्या है, तो सब बेकार है। मुझे याद आता है कि हमारी जो मदर्स होती थी जब वो कपड़े रखती थी तो फिनाइल की गोलियां डाल देती थी, ठीक है, और उन फिनाइल की गोलियां जब हम वो परचेज करते थे तो उस पर एक वार्निंग होती थी। क्या वार्निंग होती थी? कीप देम आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब उन फिनाइल की गोलियों को या तो आप अपने कपड़ों को सही रखने के लिए यूज़ कर लीजिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यूज़ कर लीजिए, और वही अगर वो गोलियां किसी चिल्ड्रन ने एज अ टॉफ़ी समझ के खा ली तो आपको भी पता उसका हाल क्या होगा। सेम गोज विथ ट्रेडिंग। अभी एक दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि वो उस इंसिडेंट के पीछे किस प्रोफेशन का हाथ हो सकता है। डॉक्टर्स का हाथ। डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर्स को कभी किसी ने नहीं सोचा था। अभी ये साइकोलॉजी हो गई कि डॉक्टर्स जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, क्योंकि उन ब्लास्ट में जिस तरह के एक्सप्लोजिव का शामिल होना हुआ वो किसी डॉक्टर्स ने अपनी नॉलेज से उनको बिल्डअप करा था। तो स्टॉक मार्केट इज लाइक दिस, आप उसको या तो गैम्बलिंग समझ के काम करिए या उसको अपनी एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करिए। स्टॉक मार्केट में जब आप सिस्टमिक ट्रेडिंग करते हैं तो यू नो हाउ मच यू आर गोना टू लूज, this is your maximum capital, this is your maximum loss, and this is your maximum winning. Trading is a profession, not just a gambling. Right. आपने बहुत अच्छा टर्म यूज करा ICFM के बारे में। मेरी क्यूरियोसिटी उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, बिकॉज दिस इज ऑफ लेस ऑफ द मोनेटाइजेशन बट मोर ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंज करना किसी भी इंडिविजुअल का। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ICFM के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई इसकी,
व्हाट किक इन योर माइंड कि मुझे आईसीएफएम में आना चाहिए, मेरे को शुरुआत करनी चाहिए, लोगों का माइंडसेट बदलना चाहिए? एक आईसीएफएम के बारे में थोड़ा सा ओवर The ICFM was started by my brother-in-law Shri Prakash Mishra sir. So he was a veteran trader. उनने काफ़ी सारी कंट्रीज विजिट करी, चाइना गए, ब्राज़ील गए, यूएस गए, यूरोप की कुछ कंट्रीज गए. तो वहाँ पर ही ऑब्जर्व्ड कि यार जो बच्चा है वो कितना सीरियस है अपनी ट्रेडिंग को लेके और उसकी प्रैक्टिस को लेके, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट मिस था. साथ में फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई. आई डिस्कस्ड माई विजन कि भाई मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई. इतनी फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद भी मेरे पास कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पे जाके मैं एक प्रैक्टिस कर सकूँ, जहाँ पे जाके मैं एक बिना अपने फियर के प्रैक्टिस कर सकूँ और अपने स्किल्स को और इन्हेंस कर सकूँ. देन एक आइडिया का जन्म हुआ, दैट इज़ ICFM, कि बिल्ड अ प्लेस, बिल्ड अ एनवायरनमेंट जहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को एक सेम प्लेटफॉर्म पे ला सकें और ये सारी दिक्कतों को दूर कर सकें. चाहे वो बच्चे की साइकोलॉजी बिल्ड करना हो, कि वो जो एक अपब्रिंगिंग को अगर हम सही कर दें, अगर हम एक बीज सही देना शुरू कर दें, उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जो हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, उसको एक सही ब्रीड नहीं मिल पा रही. ठीक है, उनको उस बच्चे पे ट्रेनिंग का बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. उसके बाद कहीं जाके वो ग्रूम होता है, और उसके बाद जब वो ग्रूम होता है तो शायद वो उस एज में चला जाता है जहाँ पे वो सीखने लायक नहीं बचता. बिल्कुल. तो क्यों ना हम बच्चे की इनिशियल ही ग्रूमिंग ऐसी कर दें कि उसको उस रूप में डाल दें कि यार ये दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अर्न कंसिस्टेंट इनकम, एंड ट्रेडिंग इज़ नॉट अ बैड वर्ड. गॉट इट. एंड हाउ वी कैन स्टैब्लिश सच काइंड ऑफ प्रोसेस. हम एक इकोसिस्टम स्टैब्लिश करें. मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम कैसे स्टैब्लिश करें. एक और हमें फिर ये समझ में आया कि ये स्ट्रेटजीज, चार्ट पैटर्न्स, डेटाज, दीज आर ऑल सेकेंडरी. द मेन थिंग इज टू गिव देम द प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस. जो उन्हें आता है वो करके तो देखें. वो बच्चा कर ही नहीं पाता है कि यार मुझे तो जो मेरे को आता है उसके लिए मुझे पैसा जलाना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली वो इस गलत फहमी में जी रहा है कि मैं जो जानता हूँ वो सब कुछ, वो बहुत अच्छा जानता हूँ, वो बहुत अच्छा, मैं सब कुछ. मेरे पास आते हैं बच्चे. मैं पूछना चाहता कि चैलेंजेस आपको क्या क्या अतरंगी देखने को मिलेंगे इन द ICFM. तो मेरे पास आते हैं बच्चे कि सर मैंने ना सर स्ट्रेटेजी बनाई है बहुत बढ़िया, ये फलाना एल्गो की स्ट्रेटेजी है, ये देखो आप, जब ये चार्ट पैटर्न इधर जाता है और तो प्रॉफिट बनता है. हमने कहा करिए, टेस्ट करिए. तो जब वो एक्चुअली उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, जब उनके रिजल्ट सामने आ जाते हैं, और फिर आगे वो कुछ बोलने लायक नहीं होते और हमें अपना आंसर मिल ही जाता है. तो सर मैं पूछना चाहता था कि सेबी की कौन सी ऐसी रेगुलेशंस है जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं ऑन द रेगुलर बेसिस? देखिए, सेबी यही चाहता है कि जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ. ठीक है, तो सेबी भी कहीं ना कहीं इसी विजन के साथ चल रहा है कि इस स्टॉक मार्केट्स को गैम्बलिंग मत बनाओ. ठीक है, सेबी ने सबसे ज़्यादा अभी रीसेंट रेगुलेशंस कहाँ पे लाए हैं? डेरिवेटिव्स सेगमेंट्स में. एक एक्सचेंज का सेगमेंट होता है इक्विटी कैश सेगमेंट्स, एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट्स. तो सबसे ज़्यादा जो गैम्बलिंग का रिस्क है, या यूँ सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग होती है, दैट इज़ इन डेरिवेटिव्स सेक्शंस ओनली. तो उस गैम्बलिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, सेबी उसके लिए रेगुलेशंस ला रहा है. पिछले 1 साल में बहुत सारी रेगुलेशंस लाई हैं, बट मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ. पहले डेरिवेटिव्स मार्केट्स का जो मैक्सिमम टर्नओवर गया है, दैट इज़ अराउंड 530 ट्रिलियन. ठीक है, जो अराउंड जून 2014 के आसपास गया था. उसके बाद से जून 2024 के आसपास गया था. उसके बाद से सेबी ने कंटिन्यूस रेगुलेशंस लाते रहे विद दिस इंटेंशन कि हम लोग डेरिवेटिव्स में लोगों का पार्टिसिपेशन कम करते रहें. तो धीरे धीरे वो हुआ, मंथ ऑन मंथ हुआ, लेकिन अक्टूबर में जाके फिर ये नंबर बाउंस बैक कर गया 500 ट्रिलियन. और कैश मार्केट्स की वॉल्यूम है अराउंड 1.3 ट्रिलियन. तो कैश मार्केट्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट्स के बीच का जो गैप है ना, दैट इज़ वेरी सम. क्योंकि जो डेरिवेटिव्स मार्केट्स की प्राइसिंग है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कैश मार्केट्स. अब अगर कैश मार्केट्स में वॉल्यूम नहीं है और डेरिवेटिव्स मार्केट्स में वॉल्यूम है, तो कोई ठीक ठाक सा प्लेयर अगर कैश मार्केट्स के वॉल्यूम को फ्लक्चुएट कर दे, तो इनडायरेक्टली यू कैन मैनिपुलेट डेरिवेटिव्स मार्केट्स. दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. जेन स्ट्रीट ने भी सेम ही करा, जिसने बाजार से अराउंड 40,000 करोड़ बना लिए. अच्छा.
तो सेबी को ये तो चाहिए कि अपना रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करे, बट देखिए किसी भी चीज़ को आपको अगर किसी चीज़ को वीक करना है हाँ। तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप किसी चीज़ को वीक कर दो, ठीक है, या उसके अपोनेंट को स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट्स का सीधा कंपटीशन कहाँ है? कैश मार्केट्स, ठीक है। कैश मार्केट्स को आप क्यों नहीं और इनहेंस कर रहे हैं? कैश मार्केट्स में आपको और मतलब और उसको इनहेंस और उसको इनकरेज करना चाहिए। अभी रिसेंटली सेबी की आई है, सेबी के जो चेयरमैन है मिस्टर पांडे, उन्होंने अभी स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो कैश मार्केट्स को और इनकरेज करेंगे, क्योंकि कुछ FIIs की उन्होंने कहा है कि हम लोग उसकी जो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स है उसको ईजी करेंगे, और साथ में उन्होंने कहा है कि एक बोरोइंग की एक स्कीम होती है जो कि US में बहुत पॉपुलर होती है, जिसकी वजह से वहाँ का कैश मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। और US और मतलब इंडिया का जो डेरिवेटिव्स मार्केट्स है इज इवन बिगर देन US मार्केट्स। US मार्केट्स में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है कैश मार्केट्स में, और वो इसलिए इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट्स में इज अ गेम ऑफ मार्जिन्स, और कैश मार्केट्स में आपको अमाउंट ज़्यादा देना होता है। और कैश मार्केट्स को आप इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते अगर आपके पास वॉल्यूम्स हैं। तो US ने क्या करा, उसने कैश मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करी, और इंडिया में क्या हो गया, यहाँ लोगों की क्योंकि सट्टे वाली मेंटालिटी थी, उन्हें लगा कि हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे, पुट खरीद लिया, कॉल खरीद लिया, छोटे छोटे अमाउंट की 10,000 20,000 50,000 से अमाउंट खरीद के उन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आ गए बहुत, इस वजह से वॉल्यूम्स बढ़ गया। तो वो कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट्स का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसका जो बेनिफिट ले लिया वो उन इन्वेस्टर्स ने ले लिया जिनको ये बात समझ में आ गई, यार कैश मार्केट हिला दूँ, डेरिवेटिव मार्केट्स में मैंने पहली पोजीशन बना दी और कैश मार्केट को हिला दिया, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट करना इजी था। तो कैश मार्केट जब हिलेगा तो डेरिवेटिव्स मार्केट्स पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहले डेरिवेटिव्स मार्केट से पहले एक बदला सिस्टम हुआ करता था, अच्छा, जो कि सेबी ने ये जब डेरिवेटिव्स मार्केट्स आया इसको कम कर दिया, धीरे धीरे कम करा और फिर बंद ही कर दिया। तो वो जो एक डिफरेंस है वो कैश मार्केट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर इस तरह की अप्रोच रखें, इस तरह के मतलब स्कैम से, और लोगों को एक्चुअली में अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप करिए, डेरिवेटिव्स मार्केट्स में रेगुलेशंस लाइए, दैट आर मच नीडेड, बट साथ में उसके पैरेलल एक ऐसा मार्केट बिल्ड करिए जो उसकी गैप्स को मेंटेन करे। सर एक चीज और मैंने नोटिस करी कि वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, इज इट ए ट्रू लाइक फैक्ट, और इफ इट ट्रू देन व्हाई इज दैट सो? वीकली एक्सपायरीज अभी तो जो रिसेंट स्टेटमेंट आया उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पूरी तरीके से बंद होंगी। ऑफ कोर्स जो क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से सेबी को कंसल्ट करना होता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते, उनके अगेंस्ट फिर लिटिगेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अभी जो पहले जो वीकली एक्सपायरीज हो रही थी, डेली बेसिस पे वीकली एक्सपायरीज हो रही थी, कभी निफ्टी बैंक की होती थी, कभी सेंसेक्स की, तो अभी जो रह गई हैं अभी खाली 2 वीकली एक्सपायरीज रह गई हैं, एक निफ्टी की रहती है और एक सेंसेक्स की रहती है, बाकी सारी मंथली एक्सपायरीज में चली गई हैं। अगेन द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इज कि ये जो मैनिपुलेशंस हैं, ये जो सट्टेबाजी हैं, इसको रोकना। बट अगर आप गवर्नमेंट की STT फिगर्स देखो शशांक जी, ठीक है, 18-19 में गवर्नमेंट ने अराउंड 11,000 करोड़ अपना STT से अर्न करा था। STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि स्टॉक मार्केट की सेलिंग की ट्रांजैक्शंस पे आपको देना ही होता है, ठीक है। अब 25-26 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये फिगर हो जाएगी 78,000 करोड़। ओके, तो ये कितना बड़ा मतलब एक गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग डिस्करेज करें, तो STT के रेट्स बढ़ा दिए। ऑप्शंस में भी रेट बढ़ाए गवर्नमेंट ने, फ्यूचर्स में भी रेट बढ़ाए, लेकिन वॉल्यूम्स वहीं की वहीं जंप हो गई। क्योंकि आप कैश मार्केट्स को उतना पॉपुलर नहीं कर पाए अभी भी। तो इक्विटीज मार्केट्स को पॉपुलराइज करना इज द नीड ऑफ द आवर। सर मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो मैक्सिमम लोगों का पैसा है, अगर वो लोग लूज कर रहे हैं तो ये सारा पैसा सर जा कहाँ है? देखो, मैं फिर आपको एक ऐसे एग्जांपल से बचाऊंगा जो बहुत जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट प्रिपरेशंस की तैयारियां करते हैं, स्पेशली UPSC की तैयारी करते हैं। 800 सीट्स आती हैं, 800-900 सीट्स आती हैं, और 10 लाख 12 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर 800-900 बच्चे पास हो रहे हैं तो बाकी के 9,99,200 बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसे ही अगर हम ट्रेडिंग को समझें कि ट्रेडिंग में अगर
छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है एक्चुअली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इस बात को समझते हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे रिटेल ट्रेडर्स आर देयर फूड। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट्स को चलाने के लिए सभी पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, चाहे वो हम लोग कहते हैं कि चाहे वो स्पेक्यूलेटर्स हों, स्पेक्यूलेटर्स मतलब जो खाली प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करते हैं, जिनको अंडरलाइंग पोजीशंस जिनकी नहीं होती, खाली प्राइस के बेसिस पे वो लोग ट्रेड करते हैं, चाहे हेजर्स हों और चाहे रिस्क टेकर्स हो, मतलब एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट्स। लेकिन वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना पैसा कमाएंगे जितना छोटे इन्वेस्टर्स लूज़ करेंगे। अगेन ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आती है, क्यों वो छोटे इन्वेस्टर्स लूज़ करते हैं कि उन्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा 10,000 मैंने ऑप्शन का प्रीमियम खरीद लिया, वो ओवरनाइट 1,00,000 रुपये हो जाएगा, जो कि उसका 10,000 रुपये अगले दिन जीरो हो जाना है। आपने एक्सपायरीज पे 10,000 रुपये लगा दिया ये सोच के कि यार कोई मार्केट में मूवमेंट हो जाएगा, मेरा ये 20,000 30,000 हो जाएगा। बल्कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसे पता है कि मैं अगर यहाँ 100 करोड़ लगा के बैठा हूँ तो मेरे पास अगर 50 लाख भी आ गया दैट इज़ वेल सफिशिएंट। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तो छोटे इन्वेस्टर्स तो हमेशा जो शार्क्स हैं जी, बिग शार्क उनके लिए एक फिश की हमेशा बनते रहेंगे। सर वो क्या साइंस होते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि मूवमेंट आने वाला है? ये क्वेश्चन हर एक ट्रेडर के लिए बहुत कॉमन है सर। देखो साइंस मतलब मूवमेंट आने वाला है। देखो एक तो रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स एक आपके अगर एक बात करूं एक स्ट्रेटजीज की, जैसे रिजल्ट्स का जो सीज़न होता है, ठीक है, रिजल्ट्स का जो सीज़न होता है वो इंडिया में बहुत अंडररेटेड होता है। ठीक है, यूएस में रिजल्ट्स का सीज़न इज़ वेरी ट्रेडिंग, मतलब बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है एक रिजल्ट्स का सीज़न। तो जब किसी कंपनी जो अपने रिजल्ट्स आउट कर रही हैं उस टाइम पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर्स होते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस अपना डेटा रिलीज़ करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स का डेटा रिलीज़ करते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट्स का डेटा रिलीज़ करती है। तो बाज़ार किन चीज़ों से रन करता है? बाज़ार एक्सपेक्टेशंस से रन करता है। एंड एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बिल्ड होती हैं? नंबर से बिल्ड होती हैं, रिपोर्ट से बिल्ड होती हैं। तो अगर बाज़ार का एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ को लेकर, मतलब बाज़ार एक फ्यूचरिस्टिक सोचता है, तो अगर बाज़ार ने सोच लिया कि मुझे आरबीआई की जो अभी आने वाली मीटिंग है उसमें मेरे रेट्स कम होने वाले हैं, तो वो मूवमेंट अपना पहले से दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन एज अगेंस्ट अगर आरबीआई के वो रेट्स कम होने के बजाय बढ़ गए तो एकदम से बाज़ार में मूवमेंट आ जाएगा। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स पे आपको बहुत अच्छे से आपको ट्रैक करना पड़ता है। जो जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमी वाइज इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं और कंपनी वाइज जो कि रिजल्ट्स के इवेंट्स होते हैं। ओके तो इनको जब आप अच्छे से ट्रैक करेंगे यू कैन गेन दी अंडरस्टैंडिंग्स कि कैसे मूवमेंट आ रहा है, कब मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सर जैसे आपने फेस्टिवल के बारे में बात करी, इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल सर दिवाली का टाइम का आता है और मैंने देखा है सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस बहुत अप डाउन मारते हैं। सो आई बिलीव यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो एक पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो मेरे को किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? इज इट बिफोर द फेस्टिवल पार्ट और आफ्टर और ड्यूरिंग द फेस्टिवल पार्ट? देखो इस बारी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग हुई। लोगों को यही लगता था कि हर बारी जब दिवाली से पहले या दिवाली से मंथ के पहले हम लोग खरीद लें और दिवाली के बाद तो सोना या चांदी ऊपर जानी ही जानी है। ठीक है, इस बारी क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बहुत मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका था, पहले ही आ चुका था। और गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट्स कब आता है? जब बाजार में अनसर्टिनिटी होती है, क्योंकि गोल्ड इज़ द रियल एसेट्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर द रियल एसेट्स। एक करेंसी जो है, करेंसी इज जस्ट अ पेपर थिंग। मैं अगर ब्रेटन वुड सिस्टम की बात करूं, यूएस में पहले एक ब्रेटन वुड सिस्टम एबॉलिश किया गया था जिसके अगेंस्ट गोल्ड को करेंसी के अगेंस्ट पैक करा जाता था। 1971 के अगेंस्ट वो ख़त्म हो गया। तो मैं एक बहुत आपको शॉर्ट में ही चीज़ बताऊंगा। ये तो उस समय गोल्ड और करेंसी की बैकिंग ख़त्म हो गई। पहले क्या होता था कि जब जितना आपके पास गोल्ड है उतनी ही आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो। इस सिस्टम के एबॉलिश होने के बाद आप अनलिमिटेड करेंसी अपनी प्रिंट करते रहो, गोल्ड की वैल्यू अलग चलेगी, करेंसी की वैल्यू अलग चलेगी। तो जब भी कोई बाजार में अनसर्टिनिटी होती है गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाते हैं। तो इस बारी दिवाली और इनसे फेस्टिवल से पहले ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके। और साथ में एक सबसे बड़ी स्ट्रेंज थिंग दिखी थी दिवाली के आसपास, ये हुआ था कि आपके जो फ्यूचर्स के प्राइसेस है, क्योंकि गोल्ड जो ट्रेड होता है वो एक कमोडिटी है और इंडिया में कमोडिटी ट्रेड होती है एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म्स पे। स्पॉट में अगर आप बात करें तो स्पॉट में ज्वेलर्स वगैरह से आप ले सकते हो। पहले एक एक्सचेंज हुआ करता था नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, जो कि अब दिवालिया हो गया।
ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअल एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास प्लेटफॉर्म बचता है या तो MCX या NCDX, जहाँ पे आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना होता है, स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होती। तो ऑब्वियसली बात है, गोल्ड और सिल्वर अगर आपके स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर्स प्राइस है तो फ्यूचर्स में वो चीज़ महंगी होनी चाहिए जी। गोल्ड अगर अभी 1 लाख रुपए का है तो फ्यूचर्स में वो 1 लाख 2,000 3,000 4,000 ऐसे होगा, ऐसे सिल्वर का होगा। तो सिल्वर में इस बार बहुत बड़ा प्राइस मिसमैच आ गया था। फ्यूचर्स में सिल्वर डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो गया था। अच्छा। और स्पॉट में सिल्वर बहुत महंगा हो गया था, अराउंड 20 से 25% का यहाँ पे डिफरेंस आ गया था। और यही रीज़न था कि जो म्यूचुअल फंड्स थे, म्यूचुअल फंड्स भी सिल्वर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने उन्हें ETF आगे बनाने थे, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी बाइंग स्टॉप कर दी थी। ठीक है, जितने भी जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स थे सब लोगों ने अपनी बाइंग रोक दी थी, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि इतना बड़ा फ्यूचर्स और स्पॉट का डिफरेंस नहीं आ सकता। ये कब आता है कि जब आपकी कोई ऐसी कमोडिटी है जो कि आपको इमीडिएट कंजप्शन करनी है, जैसे आप किसी वॉर में आने वाले हो। हाँ। तो जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज हैं, दाल चावल चीनी, रिजर्व करके तो हाँ, तो इनके प्राइस आपके स्पॉट में महंगे हो जाएंगे क्योंकि आपको इमीडिएट कंजप्शन की डिमांड आएगी। गोल्ड और सिल्वर में तो ऐसा नहीं था, आपको गोल्ड सिल्वर अभी तो खाने नहीं, खा तो आप सकते ही नहीं। राइट। तो ये अनरियलिस्टिक था। तो जिन लोगों ने ये अनरियलिस्टिक मूवमेंट पकड़ लिया वो इस फॉल से बच गए। जिन लोगों ने फोमो में आके पोजीशंस बनाते रहे कि ये उन्हें नहीं दिखी चीज, वो अल्टीमेटली इस ट्रैप का शिकार कर रहे हैं। सर, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आप कुछ बताइए मुझे, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग और कितना रिलायबल है? इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव, जो कि इंडिया में लोग बहुत कम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, क्योंकि सबका ध्यान खाली डेरिवेटिव्स में है। मैंने कहा ना कि 1 ट्रिलियन आपकी कैश वॉल्यूम और 500 ट्रिलियन आपकी डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम। तो अगर आप इंट्राडे में इक्विटी में एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखो इंट्राडे में बेनिफिट्स कब होते हैं शशांक जी? आपने कोई स्टॉक्स को ऑब्जर्व करा, ठीक है, अब स्टॉक है, एक दिन में कितना भागेगा, 1%, 2%, 3%। तो अगर आप उस स्टॉक का मूवमेंट आप स्टडी कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, आपको पता है कि यार ये सुबह यहाँ जा रहा है, दिन में यहाँ जा रहा है, शाम में यहाँ जा रहा है, तो स्टडी के बेसिस पे अगर आप इंट्राडे ले रहे हो, ठीक है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं है। जैसे जो लोग इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, वो लोग इवेंट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं कि जिन कंपनी में स्पेसिफिक इवेंट है तो उसकी उस हिसाब से वो लोग स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा मूवमेंट वाली स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो उन स्टॉक्स में घुसेंगे, और अगर उनकी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से कि यार उन्हें मूवमेंट नहीं खेलना ज़्यादा तो वो उन स्टॉक्स को अवॉइड कर देंगे। तो दोनों तरह की स्ट्रेटेजीज चलती है मार्केट में, जहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट चाहिए या जहाँ पे आपको कम मूवमेंट चाहिए। तो स्टॉक स्कैन करना इंट्राडे में, कि आप स्टॉक स्कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्राडे। जैसे आपके पास तो स्टैट्स होगा, आज इंडिया में कितने डीमैट्स अकाउंट्स ओपन है और कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे को आप थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी देंगे? अभी NSE का जो नंबर आया था उसमें अराउंड 23 करोड़ देवर कोटिंग की उनके पास डीमैट्स अकाउंट्स हैं अभी। अच्छा। लेकिन वो सारे डीमैट अकाउंट्स हैं, उसमें से अगर मैं यूनिक डीमैट अकाउंट्स की बात करूं तो अराउंड ये नंबर है 13 करोड़ के आसपास। 13 करोड़ के डीमैट अकाउंट। तो 13 करोड़ भी आप ये मानिए, मेरे पास अभी इंडिविजुअल्स उसमें नंबर नहीं है कि उसमें से इंडिविजुअल्स कितना है। उन्होंने बोला था कि ये यूनिक इन्वेस्टर्स अकाउंट्स हैं, तो उसमें से आप 140 करोड़ में से 13 करोड़ इज़ अ वेरी लेस नंबर्स। तो बहुत बहुत छोटा नंबर है अभी। और अगर इस नंबर्स के साथ भी हम अपने जो वॉल्यूम्स हैं, हम अपना जो रिस्क है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम इस नंबर्स को और बढ़ाएंगे तो और बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग अपने आप को देखेंगे। तो इसलिए इंडियन मार्केट्स जो अभी करंटली इवॉल्व हो रहा है, हम लोग इसलिए बार बार ये रेगुलेशंस देख रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीखने को मिल रहा है कि यार ये रह गया था, अब यहाँ पे ये लूप होल रह गया तो अब इस लूप होल को बंद करो, ये लूप होल रह गया तो इस लूप होल को बंद करो। That is how things are going on in India right now, but again कैश मार्केट्स लोग मिस कर रहे हैं। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अभी 10,000 इन योर पॉकेट है, आप ट्रेड करना चाहोगे उसका या फिर इन्वेस्ट करना चाहोगे? ये बात ना, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी लोग पूछते हैं कि यार 10,000 से क्या करें, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस यही होते हैं। तो मैं ना हर बार ये कहता हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है कि आप जब छोटी कैपिटल के साथ काम कर रहे हो तो अगर आप सीखना चाहते हो सही में ना,
तो या तो आपके पास अपनी विलिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि यार आप सीख लो खुद से, या मतलब बिना अपना पैसा लगाए सीख लो। तो अगर आप मार्केट को सही में सीखना चाहते हो तो एक चीज़ ये भी होती है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दो, ठीक है। अब अगर आपने छोटा सा अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट में किसी में लगा दिया तो आप अल्टीमेटली उस चीज़ की गहराई तक जाने की कोशिश करते हो। आपने अगर कुछ खरीद लिया तो आप रोज़ उसका रेट देखोगे, फिर ये रोज़ आप एनालाइज करोगे कि यार ये आज अप क्यों गया, डाउन क्यों गया। तो 10,000 क्या है ना कि अगर आपको मार्केट को सीखना है, ठीक है, तो इंडेक्सेस के ETFs होते हैं। निफ्टी का ETF होता है, निफ्टी 20 होते हैं, बहुत सारे ETFs होते हैं। ETFs क्या होते हैं, जैसे एक इंडेक्स हो गया आपका 50, निफ्टी है 50 कंपनीज का कंपोजिट इंडेक्स है जो कि 50 कंपनीज के वेटेड एवरेज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हर कंपनी का अपना अपना वेट है। तो इसे बोल दिया जाता है कि मार्केट आज क्या है, मार्केट डाउन है, मार्केट अप है। तो ETFs क्या करते हैं, उन 50 कंपनी को सेम वेटेज में खरीद लेंगे, और जैसे जैसे अब निफ्टी में मूवमेंट आएगा उस पर्टिकुलर ETF में मूवमेंट आएगा। तो ETF आप कैश मार्केट में जाके खरीद सकते हो, क्योंकि निफ्टी खरीदने के लिए आप कैश मार्केट में नहीं जा सकते। निफ्टी खरीदने के लिए आपको डेरिवेटिव्स मार्केट्स में जाना पड़ेगा। या तो आप निफ्टी का फ्यूचर्स खरीदोगे या आप निफ्टी के ऑप्शंस खरीदोगे। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस जब आप खरीदोगे तो ये आप अपने पास लाइफ टाइम नहीं रख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं सबकी। यही चीज़ अगर आप ETF में कर लो तो ETF इज जस्ट लाइक अ इक्विटी स्टॉक। आपने अगर रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया तो रिलायंस ये नहीं कह रहा कि मुझे आप 1 महीने बाद बेचो, आप उसे जब तक होल्ड कर सकते हो कर लो। तो अगर आप ETF में पैसा डाल देते हो, आपने अगर 10,000 रुपये अपना ETF में पैसा डाल दिया तो आपने इनडायरेक्टली पूरे मार्केट का एक्सपोजर ले लिया। अब आप इस चीज़ की खबर रखोगे कि मेरा जो 10,000 रुपये है वो कब बढ़ रहा है, कब डाउन जा रहा है, तो आप उस वजह से मार्केट्स को ट्रैक करने लग जाओगे। आप अपनी हैबिट्स को सुधार लोगे। आप मोबाइल में न्यूज़ ऐप्स को डाउनलोड रखोगे, आप देखोगे कि क्या हो रहा है मार्केट्स में, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो आप वहाँ पे आपने 10,000 रुपये अपना इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप अपनी सीखने की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड वहाँ पे करना शुरू कर दिया विदाउट एनी मच रिस्क। क्योंकि निफ्टी में कितना मूवमेंट आ जाएगा यार, ठीक है। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिए तो ये थोड़ी है कि अगले दिन ही वो 20% डाउन हो जाएगी। हौले हौले वो चलेगा, एक मूवमेंट होगा, और ओवर द पीरियड एक रीजनेबल 12 से 15% उसका रिटर्न आएगा। मेरे को एक चीज़ लक्ष्य सर और पूछनी थी, जो ट्रेडिंग है उसका सक्सेस रेट किस पे तरफ, जो उसका तराजू किस तरफ रहता है? इज इट मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल या फिर टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस तो कह दीजिए एक सेकेंडरी चीज़ है शशांक जी। जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल। जब भी हम ये जो TBA रिपोर्ट्स हैं इसकी हम लोगों ने शुरुआत करी बनाने की, कि एक्चुअली भाई बच्चा कह रहा है कि यार मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मेरे को ये पैटर्न दिखा, मेरे को ये ब्रेकआउट मिला, या मेरे को ये फलाना कैंडल्स मिली। ट्रेडिंग प्लान्स, आपको जब भी ट्रेड करना है एक आपका ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट में लूँगा, इस इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करने का मेरा ये क्राइटेरिया होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को मैं ये टारगेट्स होंगे, ये स्टॉप लॉस होंगे, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा एग्जिट पॉइंट्स होगा, ये मेरी एक ट्रेड पे मैक्सिमम डिप्लॉय होगा, और ये मेरा एक ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस हिसाब से एक आप ट्रेडिंग प्लान्स बना के आगे चल सकते हैं। लक्ष्य जी, अगर कल को मार्केट 2008 की तरह क्रैश हो जाए तो आपका सबसे बड़ा रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर? रिएक्शंस तो यार देखो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो रिएक्शंस तो एक होगा, एक पहले तो एक इनिशियली में यही होगा कि यार क्रैश हो गया, लेकिन फिर मैं देखूंगा कि यार मेरी पोजीशंस क्या हो रखी थी, तो मैं उसमें देखूंगा कि यार मेरी पोजीशंस मुझे डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी पोजीशंस जा रही हैं वो हेज्ड जा रही हैं। जिस भी ट्रेडर्स की अगर पोजीशंस हेज्ड रहेंगी, अब आप कह दीजिए कि चलिए तो मैं डेरिवेटिव्स मार्केट्स में कह दूँ, चलो डेरिवेटिव्स मार्केट्स में आप हेज कर सकते हो। अब उनका क्या होगा जो इक्विटी मार्केट्स में पोजीशंस लेके बैठे हैं, तो इक्विटी मार्केट्स में अगर आपको अपनी कंपनीज पे भरोसा है, अगर आपने उनको कंपनीज को इन लेवल्स पे बाय करा है कि यू नो कि यार ये इसका बिजनेस मॉडल आई ट्रस्ट, कि चलो अभी, क्योंकि एक जो मैक्रो फैक्टर्स होता है, एक मैक्रो फैक्टर्स है और एक माइक्रो फैक्टर्स है, लेकिन जब आप एक कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट फैक्टर्स तो है ही, लेकिन जो उसको टेक ओवर करेगा बाद में दैट इज़ दी माइक्रो फैक्टर्स, वो कंपनी स्पेसिफिक सेक्टर्स में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो इफ़ आई नो कि मैंने कंपनी को एक अच्छे भाव पे खरीदा है, आई विल मेंटेन दैट कॉल कि यस कि भाई ये सस्ती है अभी, और इनफैक्ट
अगर मेरे पास क्रैश के टाइम पे वहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तो आई बी बाइंग, मतलब सस्ती खरीदारी, वहाँ पे मौका आएगा, एक अच्छा मौका आएगा मतलब सस्ती खरीदारी करने का। तो वो एक Advantage आप उठा अपॉर्चुनिटी सकते आएगी, हैं वहाँ वो जो पे। एक अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि लिक्विड्स पे आपको मतलब आपको एक ऐसा पोर्शन रखना चाहिए अपने पास कि आप एक लिक्विड अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो आपके पास एक लिक्विडिटी का पूल एक हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल। स्पेशली आज के सिनेरियो में तो मतलब जहाँ पे हर कोई कंट्री एक दूसरे के साथ आ रही है कि वार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एक लिक्विड फैक्टर्स आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो जिसके बेसिस पे आप जो ये हॉट पिक्स हैं ये आप ले सकें। अगेन पर दैट इज़ बी वेरी सेलेक्टिव, क्योंकि क्या होता है कि एक बोला ये जाता है कि आप एक झुकते चाकू को जब आप फॉलन नाइफ को लेते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आप उसे अपने अंदर ले लें। अच्छा। तो डोंट बी दैट टेकर कि एक फॉलन नाइफ को अगर आप अपने उसमें ले रहे हैं, दैट इज शुड बी वेरी सेलेक्टिव कि आप अपने पीछे कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये कंपनी का मेरा हाई लगा था इतने रेट पे और अब ये इतने रेट पे मिल रही है, तो दैट इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। आप अपनी कंपनीज को पीछे से ट्रैक करते आ रहे हैं, आपको पता है कि यार ये इसमें अगर फॉल आएगा तो मैं इसमें घुस जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉल आ गया तो मैं अब इसमें वो हो गया, मतलब आपने पीछे से उसकी ट्रैकिंग करी हुई है, आपको अभी महंगी लग रही है कंपनी, तो इस तरह के क्रैश में वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश इन करें, क्योंकि जो मतलब अच्छे जो ट्रेडर्स का पैसा बनता है वो जब क्रैशेस होते हैं उसी टाइम पे एडवांटेज अपॉर्चुनिटी या एकदम से बुल होता है तो उस टाइम बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आपको बनना होगा। ओके, ब्यूटीफुली आंसर्ड सर। सर एक चीज़ और, अभी एआई हर इंसान उसके बारे में बात कर रहा है, एआई इज टेकिंग ओवर द ह्यूमन जॉब्स बेसिकली। सो क्या एआई के हेल्प से हम एडवांटेज ले सकते हैं ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में? वो हमें पहले स्टॉप लॉस बता दे रहा है, वो एनालिटिकल ऑर्डर पहले बता दे रहा है, हिस्टोरिकल डेटा अपने आप दे रहा है। कैन इट बी एडवांटेज या हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है? नहीं, एडवांटेज है शशांक जी, बहुत अच्छा एडवांटेज है। देखिए मैं इस चीज़ को रिलेट करूँगा, जब पहले स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी। पहले जब ओपन आउटक्राई सिस्टम हुआ करता था, जब एक्सचेंज में जाके बोलियां लगती थी, तो उस टाइम पे यही क्वेश्चंस होते थे कि जब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ जाएगी तो जो ओपन आउटक्राई वाले लोग हैं इन लोगों का क्या होगा और कितनी बेनिफिशियल होगी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। और आज सबसे ज़्यादा हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में ही हैं, ओपन आउटक्राई सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो वहाँ पे जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करा, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स में आए, वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का बेनिफिट ले पाए। तो आज के टाइम में भी जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, जो अपने आप को एआई में ला रहा है, जो अपने आप को एल्गोज में ला रहा है, वो आने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसका बेनिफिट ले पाएगा। लेकिन उसके लिए आपके जो बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो एआई है, जो एल्गोज हैं, दैट इज आर इन वेरी इनिशियल स्टेजेस। वो उसमें स्कोप ऑफ एरर अभी है। तो वो स्कोप ऑफ एरर्स और अल्टीमेटली आपकी जो एआई जो स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रही है, क्या वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको उसको एज अ हेल्पफुल टूल बनाना है अपना, आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। यू शुड नो कि भाई आपका अगर एआई बेस्ड कोई आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो तो अल्टीमेटली दैट शुड सूट योर रिस्क प्रोफाइल। वो रिस्क प्रोफाइल आप समझ के ही आगे बढ़िए। दैट इज वाई अभी सेबी भी बहुत इस पे रेगुलेशंस ला रहा है कि जो ये एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग होती है ये एक स्पेसिफिक रूट्स के थ्रू जाए, क्योंकि पहले ओपन एपीआईज ब्रोकर्स दे रहे थे जो कि एक रिस्की एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे। तो इन चीज़ों की ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली इन चीज़ों से जो ट्रेड्स आ रहे हैं वो मार्केट के लिए रिस्की तो नहीं है और आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उसको अपने लिए एक टूल बनाइए, पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना इज ह्यूमन टच जरूर रखिए अपने जो बैक एंड रिसर्च है उसको जरूर अलाइन करिए। इट कैन बी हेल्पफुल बट नॉट 100%। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। आपको अपने आप को अपग्रेड करना हमेशा आपको अपने अपग्रेड के लिए हमेशा सोचना चाहिए। जो भी आपके लिए टूल्स हैं दैट शुड बी ये स्टिक सोच नहीं होनी चाहिए कि यार ये हो गया मैं तो ओल्ड स्कूल ही चलूंगा। अब नहीं तो समय के साथ आप पीछे छूट जाएंगे, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो लक्ष्य सर, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी, बहुत अच्छी नॉलेज भी दी टू द ऑडियंस, जितने भी फाइनेंशियल ट्रेडर्स देख रहे हैं, बिगिनर्स फेस पे भी हैं। मैं चाहता हूं आप एक डू एंड डोंट्स जरूर बताइए जो कि हर एक ट्रेडर को लक्ष्य जी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग अवॉइड करें इन अ सिंपल फॉर्मेट फॉर ऑल द बिगिनर्स एंड टू द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। डूज में सबसे पहला डूज हैव अ ट्रेडिंग प्लान। ओके।
ऑफ मतलब ऑलवेज हैव अ ट्रेडिंग प्लान। बिना अपने ट्रेडिंग प्लान के बिना तो एंटर करने की सोचिए मत मार्केट्स में। सेकंड डू होगा, आप उस ट्रेडिंग प्लान को कितना फॉलो कर पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्लान आपने बना के रख दिया, क्योंकि आपको, मैंने बहुत लोगों को देखा है ट्रेडिंग प्लान्स बना देते हैं, बहुत अपना टाइम दे के ट्रेडिंग प्लान्स बनाते हैं। इनिशियली उनको लगता है कि यार 2 दिन वो लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत बोरिंग लगने शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने हर ट्रेड्स को उस ट्रेडिंग प्लान में नोट करना शुरू करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार मैं अब ट्रेडिंग प्लान पे ध्यान दूँ या अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दूँ या अपनी रिसर्च पे ध्यान दूँ। तो उस ट्रेडिंग प्लान को बना के आपको उसे फॉलो करना है। थर्ड, एक ऐसा मेंटरशिप या एक ऐसा प्लेस ढूंढिए जहाँ पे आपकी ये चीज़ों को इन्फोर्स कराया जा सके, क्योंकि आप खुद को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग और कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट्स। जब तक आपको पीछे से कोई टोकने वाला नहीं है, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आपको ये बताने वाला नहीं है कि भाई अब लॉस हो गया रुक जा, या अब तेरा टारगेट हो गया, तो आप स्क्रीन पे बैठ के यू विल नॉट गोना सर्वाइव। So मैं यही बोलना चाहूँगा अगेन, थैंक यू सो मच लक्ष्य सर Thank you, फॉर Shashank. हैविंग द टाइम विद us today and educate the audience about the beautiful journey of the trading and the stock exchange. बहुत knowledgeable सेशन रहा। एंड टू ऑल द ऑडियंस साइड, हमने डिस्क्रिप्शन में सारे एड्रेस, सारे लिंक्स डाल रखे हैं, आप जाके जरूर कनेक्ट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।